हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ, सजग, सक्रिय, खुश मिजाज और बहुत बढ़िया होंगे। आइए आज के सेशन में हम उन महत्वपूर्ण तथ्यों की कड़ी से जुड़ते हैं जो कि तथ्यों के महासागर में उन तथ्यों से संबंधित है जो संस्कृत विषय से है, और संस्कृत विषय में भी व्याकरण के तहत हम उन महत्वपूर्ण तथ्यों को जोड़ते हैं जो कि संधि से संबंधित है। और व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण भाग संधि होता है। संधि को यदि बढ़िया से हम समझ लें, बढ़िया से पढ़ लें उसे, तो निश्चित रूप से हम संस्कृत पढ़ने में हमें आसानी होगी। तो आइए संधि को बिल्कुल शुरुआत से हम समझते हैं कि संधि क्या है, संधि की कितने भेद हैं और संधि के विभिन्न प्रकार के से परिचय हम करेंगे। तो आइए संधि का तात्पर्य है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को ही संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के सन्निकट आने से या मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। और इसका उदाहरण हम जैसे देख सकते हैं, जल प्लस अंश, जल प्लस अंश, जलांश, सत प्लस जन, सज्जन, मन प्लस मनोरथ इत्यादि शब्द हैं जो कि संधि के उदाहरण हैं। और ये उसे स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक शब्द में जो वर्ण का मिलन होता है, जैसे जल अंश है, जल का जो अंतिम वर्ण है वह अ है और अंश का प्रथम जो वर्ण है वह अ है। अ और अ के मिलने से क्या बनता है? आ बन जाता है। तो ये आ जो परिवर्तन होता है यही संधि है। इसी प्रकार सज्जन, सज्जन यानी सज्जन, सज्जन में भी वही त और ज मिलता है, ये दोनों वर्ण मिल जाते हैं तो ज संयुक्त बन जाता है। यहाँ त जो पूर्व पद है इसका अंतिम वर्ण और दूसरा पद है उत्तर पद उसका पूर्व वर्ण, ये मिल करके ज संयुक्त बन जाते हैं। इस तरह से उसमें परिवर्तन होता है। इसी तरह से मन प्लस रथ है, मनोरथ, विसर्ग का ओकार में परिवर्तन हो जाता है। इस तरह से जो दो वर्णों में विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। जहां तक संधि के भेद की बात है तो संधि के तीन मुख्य भेद होते हैं। तीन भेद कौन कौन होते हैं? पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो संधि के जो तीन भेद हैं ये स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये एक एक करके इसका हम अध्ययन करेंगे और पूरी अच्छी तरह से इसका अध्ययन करेंगे ताकि यह हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आइए हम जुड़ते हैं स्वर संधि से। स्वर संधि का मतलब क्या होता है? स्वर संधि अभी तक तो हम समझ लिए कि संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को ही संधि कहते हैं। अब जब दो वर्ण होते हैं तो मिलते हैं, सन्निकट आते हैं, नजदीक आते हैं तो उत्पन्न होता है। अब जो स्वर संधि है तो इसमें स्वर संधि में क्या कौन से वर्ण होंगे? स्पष्ट है कि स्वर की बात आती है। ये स्वर संधि में स्वर वर्ण की बात आती है, अर्थात जब भी दो वर्णों का मेल होगा उन दोनों वर्णों में केवल स्वर ही होंगे। यानी स्वर का पूर्व वर्ण का पदांत वर्ण जो होगा वह भी स्वर होगा और उत्तर पद का जो पूर्व वर्ण होगा वह भी क्या होगा? वह भी स्वर वर्ण होगा। अर्थात जब दो स्वर के मिलने से या सन्निकट आने से परिवर्तन होता है, यानी जो भी परिवर्तन होता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। तो स्पष्ट हुआ कि स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के नजदीक आने से, सन्निकट मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस अंशु, हिम प्लस अंशु, हिम जो शब्द है और अंशु है तो हिम के अंतिम वर्ण जो पूर्व पद है हिम, हिम का अंतिम वर्ण क्या है? म है। अंत में जो म को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? म हलंत प्लस अ, तो म हलंत प्लस अ प्लस अ मिलकर के आ हो जाता है हिमांशु। इसी तरह से नए प्लस अ, नए प्लस अ नायक बन जाता है। इसमें ऐ
ऐ प्लस अ मिलकर के जो आय परिवर्तन होता है, आय बन जाता है, तो उस तरह का जो बदलाव होता है, जो भी परिवर्तन होता है, वह स्वर के ही मिलने से स्वर के रूप में बदलाव होता है। तो इसे हम स्वर संधि कहते हैं। इसी तरह से सुआगतम, सुआगतम उ प्लस आ मिलकर के वाह हो जाता है और ये स्वागतम हो जाते हैं। अर्थात यहाँ उ वर्ण मिला और यहाँ आ वर्ण मिला, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गए? वाह हो गए। तो इस तरह के परिवर्तन जो हो रहे हैं, यह परिवर्तन ही स्वर संधि कहलाते हैं। यानी उ प्लस आ मिलता है तो वाह बन जाता है, अ प्लस अ मिलता है तो आ बन जाता है। इसी तरह से जो ए प्लस ए मिलता है तो आ बन जाता है। यह सब परिवर्तन जो हो रहा है, यह स्वर से स्वर के मिलने से ही परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरह से स्वरों के मिलने से जो भी कार्य उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। और उदाहरण लेते हैं, विद्या प्लस आ प्लस आ मिला तो विद्यालय बन गया। सौ प्लस शावक, औ प्लस अ मिला तो आव बन गया, शावक बन गया। इस तरह से ने प्लस अन मिला तो नैन बन गया। इस तरह से हम देखते हैं इन उदाहरणों में कि जो परिवर्तन हो रहा है, आ प्लस ई मिलकर के ये हो जाता है। तो इस तरह के जो भी वर्ण है, हम निष्कर्ष पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रत्येक जो शब्द है उसका जो खंडन करते हैं पूर्व पद और उत्तर पद, तो पूर्व पद और उत्तर पद के जो वर्ण मिलते हैं वो स्वर होते हैं। अर्थात पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का पूर्व वर्ण मिल करके जो परिवर्तन होते हैं इनमें, वे स्वर के तहत ही होते हैं। मतलब क्या समझे कि पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है वह भी स्वर होता है और उत्तर पद का पूर्व वर्ण जो होता है ये वह भी स्वर होता है, और स्वर स्वर मिलकर के स्वर के ही रूप में परिवर्तित होते हैं। तो स्वरों का मेल जब स्वर के साथ होता है और स्वर के रूप में परिवर्तन होता है, तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब बात आती है कि जब इतने सारे उदाहरण हैं, तो इसको अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए व्याकरणविदों ने इसे 5 भागों में बांटा है। 5 भाग कौन हुए? पहला हुआ दीर्घ स्वर संधि, दूसरा हुआ गुण स्वर संधि, तीसरा हुआ वृद्धि स्वर संधि, चौथा हुआ यण स्वर संधि और पांचवा यान संधि। अर्थात स्वर संधि के सारे जो उदाहरण हैं सभी को बिल्कुल आसानी से समझने के लिए इसे 5 भागों में बांटा गया है। एक नंबर है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि और पांचवा है आजादी स्वर संधि। तो इन पांचों को एक एक करके जब हम अध्ययन करेंगे अच्छी तरह से, तो बिल्कुल आसानी से हम समझ जाएंगे कि जैसे जो स्वर संधि हैं उनमें किसी तरह का परिवर्तन अगर होता है, कोई परीक्षा में हमारे सामने जब उदाहरण आते हैं, तो निश्चित रूप से हम उसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। पहले दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि का मतलब क्या हुआ? दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? ये तो हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं। स्वर संधि के जो 5 भेद हुए, दीर्घ गुण वृद्धि या आयादी, कितने स्वर संधि के भेद हुए? 5। दीर्घ गुण या आयादी, दीर्घ गुण वृद्धि या आयादी। याद करने के लिए हम केवल ऐसे याद कर सकते हैं कि दीर्घ गुण वृद्धि या और आयादी, ये 5 हो गए। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और आयादी स्वर संधि, यानी दीर्घ गुण वृद्धि या और आयादी। तो दीर्घ स्वर संधि का मतलब क्या है कि जो समान स्वर हैं, समान स्वर ह्रस्व या दीर्घ हो, इनका मेल होता है। समान स्वर यानी वो ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, इन दोनों का मिलन होता है तो वे दीर्घ हो जाते हैं। यानी समान स्वर मिल करके जो ह्रस्व या दीर्घ हो, दीर्घ बन जाते हैं, तो उसे दीर्घ स्वर संधि हम कहते हैं। जैसे हिम प्लस अंशु, अ प्लस आ मिलकर के आ हो जाता है, अ प्लस आ मिलकर के आ। जैसे हिम प्लस अंशु हिमांशु, इसमें अंत में पूर्व पद का अंतिम अ है और उत्तर पद का पूर्व अ है, अ और अ मिल
मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अ प्लस अ मिल गया तो ये आ हो गया। इसी तरह से सत प्लस अंश सत्तांश, सत का सत जो पूर्व पद है इसका अंतिम वर्ण है अ और इसका अ मिल करके आ हो गया, यानी सत्तांश हो गया। इसी तरह से अ प्लस आ में चलते हैं तो हिम प्लस आ है, इसमें पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, अ छिपा हुआ है, इसको तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, अ होगा। जैसे हिम, तो हिम को तोड़ेंगे तो इसमें हिम प्लस अ, महलन प्लस अ हो जाता है, तो महलन प्लस अ हो जाएगा तो यहाँ अ बचेगा और यहाँ भी आ हो जाएगा, तो अ प्लस आ मतलब क्या हो गया, आ हो गया। तो हिम प्लस आ है हिमालय। इस तरह से वाचन शब्द में जो पूर्व पद है इसका अंतिम वर्ण अ हुआ प्लस आ मिलकर के आ हो गया। तो इस तरह से ये वाचन प्लस आ वाचनालय हो गया। ठीक इसी प्रकार से यदि आ समान स्वर आ प्लस आ मिलकर क्या बन जाते हैं, आ बन जाते हैं। तो इसमें भी विद्या प्लस आ रहा है विद्यालय और सुधा प्लस आ रहा है सुधालय। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ओ प्लस अ मिलकर के आ बन गए, ओ प्लस आ मिलकर के आ बन गए, आ प्लस आ मिलकर के भी आ बन गए, यानी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों का मेल होता है, ह्रस्व या दीर्घ मिलकर के दीर्घ बन जाते हैं। इसी तरह से ई प्लस ई मिलेंगे तो क्या बनेंगे, बड़े ई बन जाएंगे, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, ई प्लस बड़ी ई यानी ई प्लस दीर्घई, हर्षई प्लस दीर्घई मिलकर के दीर्घई बन जाते हैं, रवि प्लस इस रईस, दीर्घई प्लस बराबर दीर्घई, यानी दीर्घई और दीर्घई मिलेंगे तो दीर्घई पर बन जाएंगे। जैसे मही प्लस इस महिष। इस तरह से और भी जो उदाहरण है उ प्लस उ यानी हर्षौ प्लस हर्षौ बराबर दीर्घौ, हर्षौ और हर्षौ मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, दीर्घौ हो जाएंगे। जैसे लघु प्लस उत्सव, लघु प्लस उत्सव लघुत्सव, छोटा हो और छोटा हो मिलकर के बड़ा बन जाते हैं। और उ प्लस यानी हर्षौ प्लस दीर्घौ मिलकर के दीर्घौ हो जाते हैं, हर्षौ प्लस दीर्घौ मिलकर क्या बनेंगे, दीर्घौ बनेंगे। यानी इसका उदाहरण लघु प्लस उर्मी लघुर्मी। ठीक इसी प्रकार दीर्घौ प्लस दीर्घौ मिलकर के दीर्घौ बन जाते हैं। जैसे वधु प्लस उर्मी वधुर्मी। इस तरह से और भी अन्य उदाहरण बहुत सारे हैं। इस तरह से हम समझे कि जो दीर्घ स्वर संधि है यह समान स्वर ह्रस्व या दीर्घ जब मिल जाते हैं तो दीर्घ बन जाते हैं। ह्रस्व या दीर्घ के मिलने से जो दीर्घ बनते हैं इसी को ही दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अतः सवर्णे दीर्घ, अर्थात समान स्वर ह्रस्व या दीर्घ मिलकर के जब दीर्घ बन जाते हैं तो उस संधि को हम कौन सी संधि कहेंगे, दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। अब चला 2 नंबर गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का बिल्कुल आसान सा सूत्र है कि अ या आ के बाद क्या रहना चाहिए, ई ई उ और री। ये स्थिति है सूत्र के रूप में कि अ या आ के बाद से ई उ और री आए तो उसे गुण स्वर संधि समझना चाहिए। और इसमें परिवर्तन क्या होता है कि ई का ए में परिवर्तन होता है, उ का उ में परिवर्तन होता है और री का अर में बदल जाता है। री है सो अर में बदल जाता है और उ में बदलेगा, ई ए में बदलेगा। तो यह परिवर्तन हमें याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल पहचान का तरीका यही है कि अ या आ के बाद क्या होना चाहिए, ई उ री। उदाहरण देखते हैं, महा प्लस इंद्र महेंद्र, आ प्लस ई का मेल हुआ, अंत में पूर्व पद के अंत में क्या है, आ है और यह छोटी है हर्षई है तो आ प्लस हर्षई करके ई बन गए। यानी ई के बाद अ या आ के बाद ई आएंगे तो उसका एक में परिवर्तन होगा। इसी तरह से धन प्लस इस, अ प्लस बड़ी धनेश, अ प्लस बड़ी मिलकर के ए बन गए, धनेश हो गया। फिर चंद्र प्लस उदय, चंद्र यानी अंत में पूर्व पद के अंत में अ आ रहा है और उत्तर पद के पूर्व में उ, अ प्लस उ मिलकर के
ओ बनेगा तो चंद्रोदय हो जाएगा। इस तरह सूर्य प्लस उदय, सूर्य के जो पूर्व पद है सूर्य के अंदर क्या है अ है, और उत्तर पद का पूर्व पद उ है, तो सूर्य प्लस उदय यह हो गया सूर्योदय। अ प्लस उ मिलकर क्या हो गया ओ में बदल गया। इसी तरह से शब्द प्लस ऋषि। अब देखते हैं कि अ या आ के बाद यदि री आता है तो किस में बदलेगा वो, उसका अर हो जाएगा, यानी वह रेफ में बदल जाता है, रेफ हो जाता है। जैसे सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, और महा प्लस ऋषि महर्षि, यानी सप्तर्षि में अ प्लस री मिलकर क्या हो गए अर बन गए। इसी तरह से आ प्लस री मिलकर के अर हो गए। तो सब महा प्लस ऋषि महर्षि, आ प्लस री का क्या हो गया रेफ में बदल जाता है, यानी अर हो जाता है जो रेफ का काम करता है। यहां देख रहे हैं सप्त प्लस ऋषि अ प्लस री मिला अर हो गया, और र ये रेफ में बदल जाता है तो सप्तर्षि, यानी इस पर केवल रेफ चल जाता है सप्तर्षि। तो इस तरह से हम गुण स्वर संधि के विशेष रूप से जुड़े, और गुण स्वर संधि में हम ये जाने कि मुख्य सूत्र अ या आ के बाद ई आने पर वह गुण स्वर संधि होता है। अ या आ के बाद गुण स्वर संधि होता है। जो संधि के मुख्य भेद के तहत स्वर संधि के पांचों भेद के संदर्भ में दो का अध्ययन किया हमने, दीर्घ संधि और गुण संधि। पहला एक नंबर दीर्घ संधि को हमने पढ़ा और दूसरा गुण संधि को। अब हम तीसरा वृद्धि स्वर संधि को पढ़ते हैं। वृद्धि स्वर संधि के बारे में जानते हैं कि मुख्य तथ्य क्या है, और इसमें जो भी मुख्य बातें हैं उसको हम समझेंगे। सबसे पहले स्मरणीय जो सूत्र है उसको याद करते हैं, देखते हैं क्या पहचान है वृद्धि स्वर संधि की, पहचान क्या हो सकती है। तो वृद्धि स्वर संधि में अ या आ के बाद ए आई ओ औ आए तो उसे वृद्धि स्वर संधि समझे। यानी पहचान क्या हुई, पहचान कि अ या आ के बाद क्या आए ए आई ओ औ आए तो उसे हम वृद्धि स्वर संधि समझेंगे। और उसे परिवर्तन कैसे होता है, परिवर्तन तो अ या आ के बाद यदि ए और ए आता है तो ए आई का ए में बदल जाता है और ओ औ में बदल जाता है। तो इसे हम याद करते हुए उदाहरण पर ध्यान देते हैं, उदाहरण से जुड़ते हैं तो बिल्कुल इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा। क्या है अ प्लस ए बराबर है, जैसे 1 प्लस 1 बराबर 1 हो गया। इसमें एक जो पूर्व पद है एक, इसका जो अंतिम रण होगा अ प्लस ए, अ और ए मिलकर के ऐ हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 मिलकर के ऐ हो गया। इसी तरह से परम प्लस ऐश्वर्य, परम शब्द में पूर्व पद है और इसकी अंतिम जो वर्ण है अ है, और उत्तर जो पद है उसका पहला जो वर्ण है वह ए है। तो अ और ए मिलकर के अ और ऐ मिलकर के ऐ हो जाता है परम ऐश्वर्य परमेश्वर। इसी तरह से आ प्लस ए मिलकर के ऐ हो जाता है, सदा प्लस एव सदा प्लस एव सदैव हो जाता है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं उदाहरण कि अ प्लस ओ मिलता है तो अ बन जाता है, और अ प्लस औ भी मिलता है तो क्या बन जाता है औ बन जाता है। उदाहरण है कि परम प्लस ओजस्वी, परम शब्द है और ओजस्वी, परम प्लस ओजस्वी मिलकर क्या हो जाता है परमौजस्वी, परमौजस्वी। इसी तरह से परम प्लस औषधि, परम प्लस औषधि जुड़ेगा तो परमौषधि हो जाएगा। तो इस तरह से हम वृद्धि स्वर संधि से संबंधित मुख्य उदाहरण भी देखें, और इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आएंगे। इसका मुख्य हम पहचान याद रखेंगे तो निश्चित रूप से जो भी हमारे सामने दूसरों परीक्षा में आएंगे उसे हम बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। क्या सूत्र क्या रहेगा, अ या आ के बाद ए आई ओ औ आए तो ए आई का ऐ में बदल जाता है, ओ औ में बदल जाता है। अगला जो टॉपिक है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान एक का हम मुख्य रूप से याद करेंगे कि जो हमने गुण स्वर संधि पढ़ा है, गुण स्वर संधि
गुण स्वर संधि का बिल्कुल विपरीत हम याद करेंगे, उसका उल्टा रूप। यानी कैसे, समझिए कि जो ये पहले गुण स्वर संधि में क्या आता है, अ या आ के बाद ई उ री आते हैं, तो उसे हम गुण स्वर संधि कहेंगे। यहाँ पर क्या होगा, यण स्वर संधि में क्या होगा कि पहले जो बाद में ई उ री आते थे वो पहले आ जाएंगे, अर्थात पूर्व पदांत वर्ण क्या होगा, ई उ री प्लस हिम स्वर। यानी पहचान के नियम क्या होंगे यण स्वर संधि के, ई उ री प्लस हिम स्वर। हिम स्वर का क्या तात्पर्य है, हिम स्वर का मतलब ये है कि जो पूर्व पद आएगा उसके अंतिम जो वर्ण होगा वह ई उ री में से कोई एक हो सकता है। पूर्व पद का अंतिम जो वर्ण होगा वह ई उ री में से कोई हो सकता है। तो जो भी वर्ण होगा उसे छोड़ करके शेष जो वर्ण होंगे उनमें से कोई भी आ सकता है। अर्थात जो 13 स्वर वर्ण है, 13 स्वर वर्ण में से अगर पूर्व पद के अंत में कोई एक आ जाता है, जैसे ई में से कोई आ जाता है, बाकी कितने बचाएंगे, 11 बचाएंगे। तो ई के बाद जो वर्ण आएगा 11 में से कोई भी आएगा तो भिन्न स्वर कहलाएगा। तो भिन्न स्वर का मतलब समझिए कि पूर्व पदांत यदि ई है तो उसके बाद जो उत्तर पद आता है उसका जो पूर्व वर्ण होगा वह क्या होगा, 11 में से कोई हो सकता है, उसी को हम भिन्न स्वर कहेंगे। तो जैसे मान लेते हैं इति प्लस आदि, ई प्लस आ करते हैं तो इति प्लस आदि हो जाता है, ई प्लस आ जाता है। ई में से छोड़ दिए तो 11 में से कोई भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, उ भी आ सकता है, री भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह से हम पहचान लिए कि ई उ री के बाद भिन्न स्वर आता है तो वह कौन संधि होगा, वह यण स्वर संधि होगा। इसमें परिवर्तन क्या होता है, ई का य में बदलाव होता है, उ का व में और री का र में हो जाता है। तो इस तरह से परिवर्तन हम याद रखेंगे कि ई का य हलंत में, उ का व हलंत में और री का र हलंत में परिवर्तन होता है। तो इस तरह से हम परिवर्तन याद रखेंगे। आप इस क्लास में इति प्लस आदि, ई और आ मिलकर के या हो जाता है, क्योंकि ई का य बदल जाता है, य हलंत प्लस आ या हो जाता है। इस तरह से इति प्लस आदि मिलकर क्या हो गया, इत्यादि हो गया। फिर अति प्लस एव, अति प्लस एव, ई प्लस ए मिलकर के ये हो जाते हैं, क्योंकि ई का यह हलंत बदलाव हो जाएगा और यह हलंत प्लस ए मिलकर के ये हो जाएंगे, एक चल जाएगा, इस पर यह पर एक चल जाएगा, अति प्लस ए मिलकर क्या हो जाएंगे, अति हो जाएंगे। इसी प्रकार उ प्लस आ, उ प्लस आ, यहाँ पर उ का व में परिवर्तन होता है और उ और आ मिलेंगे तो क्या बनेगा, उ का हो गया व हलंत और आ मिलेगा तो वा हो जाएगा। इस तरह से उधर सु प्लस आगम स्वागम हो जाता है। फिर री आता है, यानी पूर्व पद के अंतिम वर्ण में के रूप में री जब आता है और उसके बाद से भिन्न स्वर आते हैं, तो यह जो रूप होता है किस तरह से होता है, पूर्व पदार्थ री है, री के बाद से भिन्न स्वर कोई आ सकता है, यानी री को छोड़ करके जो 12 वर्ण है ये भिन्न स्वर, वह उसमें से कोई भी आएंगे तो भिन्न स्वर कहलाएंगे। तो पितृ प्लस आदेश, यहाँ री किसमें बदलेगा, रहलंत में, तो रहलंत प्लस आ मिलकर के रा हो जाता है। इस तरह से जुड़ेगा तो पित्रादेश हो जाएगा। तो इस प्रकार यण स्वर संधि के महत्वपूर्ण सूत्र क्या होंगे कि ई उ री के बाद यदि भिन्न स्वर आता है तो वह यण स्वर संधि होगा। इस तरह से हम देखते हैं इसमें प्रमुख जो उदाहरण है उनसे हम जुड़े और इससे संबंधित सु प्लस आत्म स्वागतम कई बार परीक्षा में आया हुआ उदाहरण है। इस अच्छी तरह से समझ लेंगे कि उ प्लस आ मिलकर के वा हो जाता है और स हलंत प्लस व प्लस आ स्वा हो गया, आगतम जोड़ देते हैं तो स्वागतम हो जाता है। अब हम देखते हैं कि यण स्वर संधि के बाद से अंतिम तो 5वां संधि है। 5वां संधि कौन सा है, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि जिसके लिए जो पहचान है, मुख्य स्मरणीय सूत्र है वह यह है कि ए आई ओ औ, ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है
तो वह अयादी स्वर संधि होता है। इसमें अयादी स्वर संधि में मुख्य पहचान क्या होगी कि ए आई ओ औ प्लस भिन्न स्वर। परिवर्तन क्या होगा, ए का ऐ में, ऐ का आय में, ओ का औ में और औ का आव में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से हम इसे मुख्य रूप से याद रखेंगे कि ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो अयादी संधि होता है, जिसका परिवर्तन ए का ऐ में, ऐ का आय में, ओ का औ में, औ का आव में हो जाता है। उदाहरण से इसे स्पष्ट करते हैं, ए प्लस अ, तो ए का किससे बदलेगा, ऐ में, ए का अ यह हलंत में, तो अ यह हलंत मिलेगा, क्या हो जाएगा, पूरा यह हो जाएगा अ यह। जैसे ने प्लस अन मिला तो नयन हो गया, से प्लस अन मिला तो सैन हो गया, और दूसरा जो है ए प्लस अ, ए का किससे बदलता है, आय में, तो ए का आय में बदल जाता है आ यह हलन, आ प्लस और जुड़ेगा तो आ यह हो जाएगा। इस तरह से जैसे उदाहरण में नए प्लस नायक, गैर प्लस गायक, और इस तरह से जो परिवर्तन होते हैं यह बहुत ही उत्तम उदाहरण है, कई बार ये परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए इसे बढ़िया से समझ लेंगे। पुनः इसको हम एक बार प्रमाणित करेंगे, सिद्ध करेंगे। दूसरा जो है ओ का औ में बदल जाता है, जैसे ओ प्लस अन बराबर भवन हो जाता है, ओ का किससे बदलेगा, औ में, औ व, तो औ व हलन प्लस औ मिलकर क्या हो जाएगा, औ हो जाता है। तो ओ प्लस अन पवन हो गया। इस तरह से सौ प्लस अक, सौ प्लस अक, औ का आव में बदल जाएगा और आ व हलन प्लस औ मिलेगा तो आव हो जाएगा, तो सौ प्लस अक शावक हो जाता है। इसी तरह से ओ प्लस अन पवन, विधेय प्लस अक विधायक, विधेय ऐ प्लस अ आय हो गया तो विधायक। अभी हम लोगों ने समझा कि विधायक, विधायक आपको कैसे सिद्ध करके आरएच को एच के बराबर करते हैं। अब हम जो पांचों भेद हैं स्वर संधि के, इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे पहचाने, परीक्षा में किस तरह से पहचाने, या जो संधि विच्छेद के रूप में हमारे सामने आता है उसे हम कैसे बिल्कुल आसानी से पहचाने। आइए उस कड़ी से हम जुड़ते हैं, जो कि जो पांचों भेद हैं, दीर्घ, गुण वृद्धि या अयादी, जो पांच भेद हैं उसे आसानी से हम पहचानने के लिए हमें कुछ ट्रिक याद करना पड़ेगा। जैसे दीर्घ स्वर संधि है, इसका अर्थ है सो समान स्वर का मेल होता है तो दीर्घ हो जाता है। समान स्वर में या वो ई हो, ई प्लस ई, इसमें से कोई हो, या फिर उ प्लस उ हो, यानी उ प्लस ह्रस्व दीर्घ मिल करके ह्रस्व से ह्रस्व दीर्घ मिलेंगे तो दीर्घ हो जाएंगे। ये समान स्वर का मेल होता है तो दीर्घ बन जाते हैं, उसी को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ये बिल्कुल आसान सा है, ये फंडा क्लियर है। अब गुण स्वर संधि का विशेष हम ट्रिक क्या याद रखेंगे कि यह अ या आ के बाद ई उ री आता है, और या के बाद ई उ री आए तो उसे गुण स्वर संधि समझेंगे जब हमारे सामने संधि विच्छेद के रूप में आता है। तो फिर वृद्धि स्वर संधि का अ या आ, यानी गुण और वृद्धि की पहचान क्या है, अ या आ के बाद आएगा, और गुण वहां होगा जहां अ या आ के बाद ई उ री आए, तथा वृद्धि स्वर भी वहां होगा जहां अ या आ के बाद ए ऐ ओ औ आए। तो परिवर्तन हम जान चुके हैं कि ए ऐ का ऐ बन जाता है, ओ का औ में परिवर्तन होता है, और उसको हम विशेष रूप से समझ चुके हैं। यह पहचान केवल हम समझ रहे हैं ट्रिक के बाद। अब यह स्वर संधि का जहां तक बात है, यह स्वर संधि की पहचान की जहां तक बात है, तो उसमें हम ध्यान देंगे, विशेष बात पर ध्यान देंगे कि यह गुण का विलोम हो सकता है। यहाँ किसका, गुण स्वर संधि का विलोम कैसे, कि ये जो ई उ री और आ के बाद आता है तो वह पहले आ जाएगा। जैसे यहां देख रहे हैं कि ये गुण स्वर संधि यह में बदलता है
तो पहले ई ऊ री और उसके बाद से जो अ या आ है तो वहां पर भिन्न स्वर हो जाता है। यानी गुण स्वर संधि का विलोम के रूप में हम याद करेंगे यण स्वर संधि। पहचान क्या हो जाएगी? ये जो गुण स्वर संधि में बाद में ई ऊ री है वो यण स्वर संधि में पहले आ जाएगा। ई ऊ री प्लस भिन्न स्वर का मतलब कि यहाँ जो रहेगा पूर्व पदांत वर्ण उसको छोड़ करके स्वरों में से कोई भी उत्तर पद के पूर्व पद के रूप में आ सकता है। यानी जो यहाँ पूर्व पद के पदांत वर्ण होगा उसको छोड़ करके उत्तर पद के पूर्व वर्ण में के स्थान पर कोई भी आ सकता है, तो उसे हम भिन्न स्वर कहेंगे। अयादि स्वर संधि किसका होगा? यह जैसो वृद्धि स्वर संधि का उल्टा होगा। किसका? अयादि संधि ये वृद्धि स्वर संधि का उल्टा होगा। कैसे? तो वृद्धि स्वर संधि में अ या आ के बाद ए ऐ ओ आते हैं, तो ये अयादि संधि क्या आ जाएंगे? ए ऐ ओ पहले आ जाएंगे और अ या बाद में की जगह पर यहाँ भिन्न स्वर हो जाएगा। थोड़ी सी परिवर्तन यही है कि अयादि की पहचान क्या है? ए ऐ ओ के बाद भिन्न स्वर आता है, तो उसे हम क्या याद करेंगे? अयादि स्वर संधि समझेंगे। तो इस तरह से हमने याद रखा कि गुण संधि का विलोम गुण स्वर संधि का विलोम यण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि का विलोम के रूप में हम अयादि स्वर संधि को पहचान सकते हैं। ये पहचानने का शॉर्टकट ट्रिक है। तो इस तरह से आप संधि के मुख्य रूप से जो भेद तीन है, तीनों में से पहले स्वर संधि के 5 जो भेद हैं उनको अच्छी तरह से आप समझें इस सेशन के माध्यम से, और आशा है कि प्रत्येक टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और आ गया हो तो कमेंट जरूर करें और बच्चों के साथ शेयर करें ताकि और सभी बच्चे इससे इस चिंता से मुक्त हो जाएं कि संधि क्या है और संधि की पहचान क्या है। संधि हम जब पढ़ते हैं तो संस्कृत में उसका बहुत ही महत्व होता है। इससे ये फायदा है कि इसका उपयोग संस्कृत में भी है और हिंदी में भी है। यह अहम भूमिका निभाता है व्याकरण के तहत, और परीक्षा में भी यह अहम भूमिका निभाता है। यानी इससे प्रश्न जरूर आते हैं। तो आप इसे अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह समझें, परीक्षा के लिए अच्छी तरह से मेहनत करें, क्योंकि मेहनत आपकी रंग लाती है आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में। कहा गया है कि श्रम करे तो मन से इतना की चर्चा सयान हो जाए, कर्म करे लगन से इतना कि आपका लक्ष्य भी आपके नाम हो जाए, आपका लक्ष्य भी आपके नाम हो जाए। और लगन से काम करने में जो लक्ष्य प्राप्ति होती है तब तो आपको आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है, आपको बहुत खुशी प्राप्त होती है। इसलिए अभी से मेहनत करें, खूब परिश्रम करें, और अगले सेशन में पुनः नए तथ्यों की पेशकश के साथ नए रूप में मिलते हैं। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।